नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बदलेगी सोच तो मिलेंगे वोट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने के बयान के बाद उत्तराखंड में भी महिला कांग्रेसियों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की मांग की है। राज्य में महिलाओं का बड़ा वोट बैंक है, लिहाजा पार्टी अब महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है। इन सबके बीच उत्तराखंड में करीब 25% ब्राह्मण वोटरों पर भी सबकी निगाहें हैं। दरअसल देवस्थानम बोर्ड के चलते बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोटर सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष इस वोट बैंक के साधने की भी जुगत में है। वहीं दलित वोटरों को रिझाने के लिए भी बीजेपी और कांग्रेस कोड़ा भाग कर रहे हैं। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए सीएम ने ऐसा किया है, जबकि कांग्रेस ने भी इसकी काट में गांव-गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके जरिए कांग्रेस दलितों को भी रिझाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में जीत के लिए सभी दल अपने अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश में लगे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 2022 के इलेक्शन को फतेह करने के लिए सभी दल अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने की गुणाभाग में लगे हैं। राज्य में महिलाओं के बड़े वोट प्रतिशत को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने की मांग की है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने के बयान के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी महिलाओं को टिकट देने की मांग उठने लगी है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की मांग उठाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रिय नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही साहसिक और बहुत ही सराहनीय पहल करते हुए 40% महिलाओं को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने की पुरजोर मांग भी की है और उन्होंने वादा भी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 78 लाख से ज्यादा है, जिसमें महिला मतदाता 37,58,000 से ज्यादा हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़ी संख्या में महिला वोटरों को देखते हुए 40% टिकट महिलाओं को देने पर कांग्रेस विचार कर रही है। इन सब के बीच उत्तराखंड बीजेपी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल देवस्थानम बोर्ड से राज्य के करीब 25% ब्राह्मण वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस नाराजगी से इनकार कर रही है। वहीं दलित वोटरों को रिझाने के लिए भी बीजेपी और कांग्रेस गुड़ा भाग कर रहे हैं। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ही पार्टी के दलित कार्यकर्ता के घर खाना खाया। माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक को रिझाने के लिए सीएम ने ऐसा किया, जबकि कांग्रेस ने भी इसकी काट में गांव-गांव कांग्रेस अभियान की शुरुआत कर दी। इसके जरिए कांग्रेस दलित को भी रिझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो ब्राह्मण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा था वो लगभग सुलझा लिया गया है। सभी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हो चुकी। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए, उत्साह के साथ हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा सुलझा लिया गया है। पर चूंकि कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है, कांग्रेस नहीं चाह रही थी कहीं से कहीं तक भी मुद्दा सुलझे और वो राजनीतिक रोटी इसमें सीखना चाह रही थी, तो केवल कांग्रेस द्वारा हवा दी जा रही है। ब्राह्मण वोट पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। निश्चित रूप से कांग्रेस ने उस मामले को अध्ययन किया है। हम तो रोजगार देने वाले लोग हैं, जीविका छीनने वाले लोग हैं। ब्राह्मण हमारे श्रद्धेय, हमारे मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्रों ज्ञान होता है, बहुत सी जानकारी उनसे मिलती है। किसी का समाज में अपमान या किसी की उपहास या अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। एक भावना वहाँ के पंडा समाज में फैल गई। पंडा नहीं, देवस्थानम बोर्ड में पंडों को लाभ मिलेगा तो टूरिस्ट को उनको प्राथमिकता मिलेगी, उनको जानकारी मिलेगी, मार्गदर्शन का काम वो करते हैं हमारा।
तो वो एक मान्यता रही है, उनकी उपेक्षा करना तो समझ लो अपने मार्गदर्शकों की उपेक्षा करना मैं मानता हूँ। इस दिशा में हम सरकार से प्रयास करेंगे कि उस समस्या का समाधान किया जाए, क्योंकि इस देवस्थानम बोर्ड से जिस तरह का हंगामा हो रहा है, इस तरह के इसको देख के टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है, हमारे छोटे मोटे व्यवसाय भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। किसान बोर्ड उत्तराखंड में और केंद्र में किसान आंदोलन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की गले की हड्डी बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है। इसका बड़ा खामियाजा भाजपा को इस बार सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर चुनाव से पहले सभी दल अपनी ओर से सभी वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा चुनाव में बीजेपी को देवस्थानम बोर्ड से कितना नुकसान होता है। क्या कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी? क्या दलितों के घर खाना खाने से दलितों का वोट बीजेपी कांग्रेस को मिलेगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं, इसके जवाब का इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हां, तो उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनावों के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस दी है। कोई दलित के यहाँ खाना खा रहा है, तो कोई 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी वहीं रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। तो कह सकते हैं कि एक सियासी समीकरण जो है वो बनना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बिसातें बिछा रही हैं। हालांकि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज, ये तो जनता को तय करना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सीमा डोरा जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमरिंदर बिष्ट जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सेमवाल जी तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जयसिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं करूंगी सीमा डोरा जी आपसे। चूंकि 2022 में चुनाव होने हैं और लगातार जिस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड की वजह से जो हकूकदारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सच क्या है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो क्या देवस्थानम बोर्ड से जो पंडित नाराज चल रहे हैं, इसका खामियाजा आपको चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं था। आराम से हमारी बातचीत हो चुकी है और ब्राह्मण हमारे सर्वोपरि रहे ब्राह्मण, उनकी हम हृदय से की गहराइयों से रिस्पेक्ट करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमसे नाराज है। चुनाव में आपको पता चल ही जाएगा। और ये तो विपक्षियों का आदत है बातें उड़ाना उल्टी सीधी, लेकिन हमारे ब्राह्मणों के बीच में ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं। चलिए सीमा जी, आप कह रही हैं, हम मान लेते हैं। सुजाता जी आपका रुख कर लेते हैं। ये 40% जो महिलाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में, चूंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसकी बात कही और उसके बाद से इसका काफी पॉजिटिव रिस्पांस भी देखने को मिला है। हालांकि तो अब उत्तराखंड में भी ये मांग उठ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आप आधी जंग ऐसे ही जीत लेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं सीमा डोरा जी की बात का जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि पंडा पुरोहित समाज के बारे में ये कुछ नहीं जानते। 25% जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आदर सम्मान करते हैं, उनका आदर सम्मान यदि वो करते तो देवस्थानम बोर्ड भंग कर देते। अगर इनका वो आदर सम्मान करते तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए, वहां उस दिन पंडा पुरोहितों को नजरबंद नहीं कर दिया जाता। पुलिस वालों ने उन्हें कमरे में बैठाया, कहा थोड़ी देर में छोड़ देंगे, उसके बाद कहा कि नहीं अभी आप लोग यहीं पे रहो, और इसी को कहते हैं नजरबंद। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो ये धरातल से जुड़े हुए नहीं है। जिनकी बातें ये करते हैं, जिस धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं, दरअसल इस धर्म को ये समझते नहीं है, क्योंकि उसको वो हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व इज नॉट हिंदुइज्म एंड हिंदुइज्म इज नॉट हिंदुत्व एंड नीदर इज इट सनातन धर्म। ये इन्हें सीख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ना लिखना अच्छा होता है सबकी सेहत के लिए। दूसरी बात, जहां तक 40% की बात है, तो महिलाओं को तो आगे आने की आवश्यकता है ही, और महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में यदि महिलाओं को हम आगे नहीं लाएंगे, और महिलाओं को अपनी लड़ाई सदैव स्वयं लड़नी पड़ती है। प्रियंका गांधी जी के ऐलान के बाद से आपने देखा है कि ये मांग उठने लगी है। ये गेम चेंजर है। अगर पॉलिटिक्स में महिलाएं आगे आएंगी तो राजनीति का चेहरा बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी बौखलाई हुई है क्योंकि महिलाओं को रिझाने के लिए ये उन्हें घसियारी बता रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी में महिलाओं की तरफ से भी मांग उठ रही है, और हमारी नेता प्रियंका गांधी ऑलरेडी कह चुकी हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा।
इसलिए जरूरी है कि हम सब भी इस बात को उठाएं और हर पार्टी से महिलाओं को आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर महिलाओं को ज्यादा टिकट दे तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर आम आदमी पार्टी यहां आई है तो अपने महिला नेताओं को आगे करे, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है कि जो कांग्रेस पार्टी जो रास्ता दिखाती है उस रास्ते पे हर पार्टी चलती भी है, चलती रही है, आगे भी चलेगी। तो महिलाएं आगे आए तभी इस राज्य का उद्धार होगा, खास करके एक ऐसे समय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शासन ने त्राही त्राही मचा दी है। तो महिलाओं का जो हाथ है वो अगर राजनीति में आएगा तो राज्य को एक नया चेहरा भी मिलेगा। ठीक है सुजाता जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अमरिंदर जी। अमरिंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी रोजगार गारंटी यात्रा तो निकल ही रही है और कांग्रेस की तरफ से अब ये जो मांग उठ रही है उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 40% महिलाओं को वोट टिकट मिलेगा, ये तो तय हो चुका है। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहां ये मांग उठ रही है, आप इसको लेकर कितना सहमत है, कितना इसके फेवर में जा रहे हैं? और देखिए, ये महिलाओं को बहलाने और फुसलाने की कांग्रेस की योजना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा होता तो आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो पीसीसीज हैं, बीसीसीज हैं, डीसीसीज हैं और जो पूरा उनकी एआईसीसी है उसमें अब तक कितनी महिलाओं को उन्होंने स्थान दिया है? कितने पूरे संगठन में महिलाओं को स्थान नहीं देंगे और चुनाव के टाइम पर आकर के कहेंगे कि हम महिलाओं को 40% विधानसभा के टिकट देंगे। मैं अभी आपकी रिपोर्ट में सुन रहा था, मैं हरीश रावत जी की बेटी अनुपमा जी का बयान सुन रहा था। आओ पहले अपने पिताजी को तो इस बात के लिए तैयार कर दें कि क्या वो 40% टिकट महिलाओं को देने वाले हैं। तो ये चुनाव के समय जो आपने कहा कि महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर के और गांव-गांव में जाने के जो कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यक्रम है, ये सब ढकोसला है। ये कोई यदि सच में इनके मन में कुछ ऐसा होता तो पिछले 5 सालों से और इस पर काम करते और संगठन में और जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे महिलाओं को स्थान देते। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, जैसे सीमा जी ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का मामला सुलझ गया है, तो क्या देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया है? जो वहां के लोगों की जो बुनियादी मांग है, जो पंडित पुरोहितों की मांग है, जो वहां के हकूकधारियों के जो उनके अधिकारों पर जो कब्जा इन्होंने किया है जो सरकार ने, क्या वो खत्म हो गया है? क्या सरकार का वो कब्जा छूट गया है? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी और कांग्रेस को देना चाहिए। जी, यहाँ पर सीमा डोरा जी, आप तो सबसे पहले खासतौर पर इस बात को सुनिए कि हम राजेश सेमवाल जी के पास चलेंगे जो कि तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम से। और मैंने इससे पहले आपको इसलिए नहीं टोका क्योंकि हमें राजेश जी की बात तो आप मानेंगे ही, राजेश जी को जो कहेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो तीर्थ पुरोहित है और उन्हीं की लड़ाई चल रही है। राजेश जी, आप जवाब दीजिए यहाँ पर सीमा डोरा जी की बात का। सीमा डोरा जी जहां तक इस बात को कह रही हैं कि हकूकधारी पंडा पुरोहित नाराज नहीं चल रहे हैं, वो बिल्कुल फेवर में है, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, ऐसा आप मान रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि सीमा डोरा जी को जो है शायद जानकारी नहीं है। हमारी 11 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई थी और उन्होंने एक तिथि नियत की थी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक जो है देवस्थानम बोर्ड को जो है निपटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये केदारनाथ में जाते हैं, आप जानते हैं तीर्थ पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह का बहुत बड़ा विरोध किया, मुख्यमंत्री जी का वहां पर विरोध हुआ, तो इन्होंने कहा कि अब हम इसको जो है 30 नवंबर तक निपटा देंगे। और हमने स्पष्ट कहा है कि जो तीर्थ पुरोहितों के साथ है, तीर्थ पुरोहित उसके साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी बरगलाने की अगर नीति अपनाएगी तो बरगलाने में अब कोई नहीं आने वाला। सब लोग समझते हैं, हम सब इस सारे तीर्थ पुरोहित इस बात को जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि तमाम स्थानों पर, क्योंकि जो जितने भी पुरोहित हों या ब्राह्मण समाज हो, ये भाजपा जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, ज्यादातर लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों को, क्योंकि इनकी जो है आइडियोलॉजी बदल गई, इनको पैसा कमाना है मंदिरों से, अब इनकी नीयत चली गई मंदिरों पे। वहां तो आप एयरपोर्ट का जो है निजीकरण कर रहे हैं, यहाँ जो है मंदिरों का सरकारीकरण कर रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन देखा होगा, एक अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, वो वहां पर सबरीमाला मंदिर में कहते हैं कि वहां पर जो है ना
मंदिरों पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आप वहां कहते हैं सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में आप सरकारी नियंत्रण में ला रहे हैं। और आप देखो तमाम जगह, जितनी जगह पर जो है सरकारी नियंत्रण में, उन मंदिरों की स्थिति देखिए, और जहां जहां जो है प्राइवेट व्यवस्था है, जहां वहां के स्थानीय हक हकूकधारी जो है व्यवस्था कर रहे हैं। आप गंगोत्री आगे देख लीजिए, हम लोगों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था गंगोत्री में शुरुआत की है। अभी इनके सीईओ आए थे देवस्थानम बोर्ड के, रविनाथ रमन जी, वो देख करके गए। इनके तमाम लोग आए, इन्होंने देखा कि गंगोत्री में हमने जो है सरकार के बिना किसी मदद के हमने कितनी बड़ी व्यवस्था की है। और मुझे तो अफसोस साथ कहना पड़ता है कि सीमा डोरजिया इन्होंने अध्ययन नहीं किया कि अभी देवस्थानम बोर्ड की स्थिति क्या है, क्योंकि ये जहां के तहां खड़ा है, ये केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा काम करेंगे तो चुनाव में लोग खामोजा भुगतना पड़ेगा। जी राजेश जी, देखिए सीधी सीधी बात यही हुई कि यहाँ पर आप लोग नाराज चल रहे हैं और ये बात सरकार को मान लेनी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे भी आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हो मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बदलेगी सोच तो मिलेंगे वोट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से विधानसभा चुनाव 2022 में 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने के बयान के बाद उत्तराखंड में भी महिला कांग्रेसियों ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की मांग की है। राज्य में महिलाओं का बड़ा वोट बैंक
बैंक है, लिहाजा पार्टी अब महिला वोटरों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। चाहे वो अभी पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से हाल ही में अपने दलित कार्यकर्ता के घर में खाना खाया, आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है, तो राजनीतिक समीकरण जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी जय सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। जय सिंह रावत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर आपने कांग्रेस को सुन लिया, भाजपा सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण जो है वो बनने शुरू हो गए हैं और हर व्यक्ति अपना अपना वोट बैंक जो है वो साधने में लग गया है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 40% महिलाओं को जो टिकट देने की बात कही जा रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभी जिस तरीके से कह रहे थे कि सिर्फ महिलाओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, इससे कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये चुनावी मौसम है और निश्चित रूप से महिलाओं को लुभाने का काम हो रहा है, लेकिन मुद्दा वाजिब है, जायज है उसके पास। अगर प्रियंका गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया तो अच्छा उठाया है। 40 क्यों 50% होना चाहिए? जब आधी आबादी है तो 50% होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने इसलिए उठाया क्योंकि उनके पिताजी ने ये जो पंचायती राज शुरू किया था उसमें सबसे पहले 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हुई थी। वह आज ग्राम पंचायत में है, ब्लॉक लेवल पर है, जिला लेवल पर है, लेकिन 29 साल हो गए हैं तब से लेके क्या कहते हैं जिला लेवल से ऊपर महिलाओं को आरक्षण नहीं हो पा रहा है या उनको इस काबिल नहीं समझा जा रहा है कि उनमें नेतृत्व उभर गया है और वो राज्य स्तर पर भी जाए, राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए। तब से लेके कितने साल हो गए वो अभी महिला आरक्षण जो विधेयक है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये राजनीतिक दलों की करनी और कथनी वाला जो है ना में जो अंतर है वो ये महिला आरक्षण बिल उसका उदाहरण है, आप समझिए ना। इसमें एक बात ये भी उठी थी पहले, कुछ राजनीतिक दलों का ये भी कहना था कि बजाय कानून बनाने के सभी दल अपने अपने उसमें लगभग 33% जो है आरक्षण महिलाओं को दें। लेकिन वो भी ठीक है, वो दें तो अच्छी बात है, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि अगर आरक्षण होगा तो महिला के खिलाफ महिला ही चुनाव लड़ेगी, है ना। पुरुष के यह तो यह है कि कई बार महिलाएं पुरुषों को हरा देती हैं। यहाँ भी बाई इलेक्शन में अभी हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में हुआ, उससे पहले इधर थराली में हुआ, ये उससे पहले हुआ, ममता राकेश थी, सारी महिलाएं, ऐसा नहीं है सब सक्षम है। दूसरी बात जो उत्तराखंड से बात उठी, उत्तराखंड में तो और भी विशेष परिस्थितियां आप जानते हैं। यहाँ पर 13 जिले हैं, 13 जिलों में 7 जिलों में पूरा पहाड़ी जिले जितने भी हैं वहां महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, पुरुष कम है ना। आपको ये भी मालूम है कि जो उत्तराखंड आंदोलन लड़ा था उसका नेतृत्व भी महिलाओं ने किया था और महिलाओं ने आंदोलन किया, महिलाओं का उसमें बहुमत है और विधानसभा में कितनी महिलाएं 4-5 पहुंच पा रही हैं। आप समझिए इस वक्त बड़ी मुश्किल से 5 महिलाएं विधानसभा में हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास एक कंस्टिट्यूंसी होती है, तो समझ लो चाहे जितने भी वोट देते हैं जी, एक विधायक जो होता है 1 लाख के आसपास का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन महिलाएं समझ ले 5 महिला, इसका मतलब 20 लाख पर एक महिला विधानसभा में पहुंच रही है और उस प्रदेश में पहुंच रही है जहां महिलाओं का क्या कहते हैं बहुमत है और वो भी क्या कहते हैं आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका रही है, सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभा रही है, सब पूरा बेहतर कर रही हैं। इसी उत्तराखंड की महिलाएं कोई पायलट बन गई हैं, बड़ी बड़ी आईपीएस बन गए हैं, डीजी, पहली आईपीएस जो है ना डायरेक्टर जनरल पुलिस तो महिला उत्तराखंड में ही बनी है। उत्तराखंड की महिलाएं बाहर बनी हुई, डीजीपी बनी हुई हैं। तो यहाँ मतलब आप जो बात उठा रहे हैं भाई 40%, तो बिल्कुल वाजिब मांग है। मुझे मालूम है कि यहाँ चुनाव में कहना कुछ बात होती है, लेकिन अल्टीमेटली जिताऊ कैंडिडेट होते हैं। तो लेकिन कम से कम माहौल बनेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पड़ा हुआ जो डंप हो रखा है महिला आरक्षण विधेयक, उसके लिए एक आम राय बनेगी, सारी देश भर में राष्ट्रीय बहस होगी और उसको करेंगे और लोगों के राजनीतिक दलों के चेहरे भी साफ हो जाएंगे। आपने कहा हमने तो बड़े युग परिवर्तन वाले विधेयक पास कर दिए, अरे वो कर दिए आपने तो इसे भी पास कर लेते। आपको 3 तलाक किया तो ये वाला भी कर लेते आप। दूसरी बात आपको 370 आएगा, दुनिया को बेवकूफ बनाओ, 370 ठीक है, हम कह रहे उठा दिया 371 बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल आपने वाजिब बात कही है कि यहाँ पर महिलाओं को भी कहीं ना कहीं स्थान देने की जरूरत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। हम नंबर 1 पर आएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की वो एक टीम वर्क का परिणाम है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का एक सपना जो योगी सरकार ने देखा उसे साकार कर दिखाया है। युवा हो या महिला या किसान, यूपी के बदलाव को हर प्रदेशवासी महसूस कर रहा है। यहाँ के गरीब को, यहाँ के किसान को, यहाँ के नौजवान को, यहाँ की महिलाओं को सबकी योजना से जोड़ने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ। बदलाव के 4.5 साल में पीएम आवास योजना से 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण, हर घर बिजली योजना से 1.41 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाई, 30,000 ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल योजना से पीने का साफ पानी, 3 करोड़ 25 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन का लाभ मिला। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे धुआं से भी बच जाती है। ओडीओपी योजना से जीवन में खुशहाली आई, निशुल्क राशन और टीके से बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिला, लाभार्थियों के खाते में सीधा भुगतान कर भ्रष्टाचार पर लगाम कसी गई। बदलाव की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के सुनहरे भविष्य की परिकल्पना को धरातल पर साकार किया। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। चमकी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं बदलेगी सोच तो मिलेगा वोट। जिस तरीके से 2022 में चुनाव होने हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और हर कोई अपने अपने वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी का रुख कर लेते हैं। सुजाता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? साफ कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके से लोगों को त्राही त्राही करते हुए देख रही है मगर उन तक पहुंचने को तैयार नहीं है, ये बता रहा है कि इनका अहंकार बहुत बड़ा हो गया। सच्चाई ये है कि हिंदुत्व जो है वो एक पुस्तक मात्र थी जिसे लिखा गया था सावरकर के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व से कम बताया था हिंदुइज्म को, और उसमें कहा था कि इज्म जो है वो तो मॉडर्न, मतलब आज के उनके समय की बात वो कर रहे थे कि आज के समय में इस शब्द को लाया गया है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो वेपनाइज करने की बात है। मतलब सनातन धर्म को आप वेपनाइज करें ताकि आप लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करें जो उनको प्रोवोक करे, एक दूसरे के साथ वो नफरत करे, ये सारी बातें। तो यही तो इनका एजेंडा, इसी को तो लेके चलती है। इसी वजह से आज बेरोजगारी जो है उत्तराखंड में चरम पे है। आप परीक्षा देखिए, भर्ती नहीं करवा पा रहे, ये बच्चे सड़कों पे त्राही त्राही कर रहे हैं, और राष्ट्रवाद का दम भरने वाली इस पार्टी को देखिए, इनको जो सैन्य कर्मी है उनके भी वोट नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है, 15 तारीख को इनको खुद ही पता चल जाएगा। जो हमारे 204
सैन्य कर्मी है, सैनिक वेलफेयर बोर्ड में कार्यरत हैं, वो सब इस वक्त धरना कर रहे हैं जिला कार्यालयों में कि सातवां पे कमीशन उनको नहीं दिया गया। छुट्टियां उनको आधी मिलती है एज कंपेयर टू जो अफसर रिटायर होते हैं, जबकि ये समान है, रूल्स में ये दोनों को समान मिलने चाहिए। और आप यूपीसीएल पिटकुल वाले 102 बच्चों को देखिए कि अनियमितता की सरकार क्या करती है, एक तरफ तो 150 लोगों को भर्ती दे देती है और दूसरे 102 जो बच जाते हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है जेई का, उनको कहती है कि हमारे पास वित्त अनुमति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी शगुफे और जुमलों की पार्टी है। 22,000 नौकरी देने वाली पार्टी जो बता रही है कि देगी, वो 102 को नौकरी इसलिए नहीं दे पा रही है, उनके पास वित्त नहीं है। तो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे हैं, लेकिन जो लोग इनसे कह रहे हैं उसको सुनने के लिए इनके पास कान तक नहीं है। केदारनाथ में आज भी इनका विरोध हो रहा है। जैसे कि अभी सेमवाल जी ने कहा, 30 नवंबर तक समय दिया, क्योंकि जनता का काम आंदोलन करना, प्रदर्शन करना नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की नहीं सुन रही, इसीलिए जनता आज त्राही त्राही करके इनके विरुद्ध खड़ी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि मार्मिक स्थिति है लोगों की, और इस पर अगर इसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए ताकि वे जनता की आवाज को सबसे ऊंची जगह तक ले जा सके, पॉलिसी फॉर्मेशन में उनकी भागीदारी हो। इसीलिए इस वक्त जनता भी चाहेगी और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये उनको मुबारक, लेकिन भारत देश में या हमारे राज्य में लोग इस वक्त नौकरियां चाहते हैं। लोग चाहते हैं ऐसी सरकार जो उनसे वार्ता करे, उनकी बात को सुने, उनके जीवन को अच्छा बनाए। ठीक है, सीमा डोरा जी आपको क्या कुछ कहना है? जी, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो डिबेट जिस मुद्दे पे रखी जाए उसी मुद्दे तक सीमित रहे मैडम, तो ज्यादा अच्छा है। डिबेट हुई थी महिलाओं, आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे ना बताएंगे, मैं आपको नहीं आप नहीं बताएंगे। आप है कौन? आप अपनी हैसियत पे रहिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक, I will not let you speak. You will not be allowed to speak because you will dare not tell me what I have to say. मैंने आपको नहीं बताया कि आपको क्या कहेंगे। You just keep quiet. You will keep quiet. You will not tell me कि हमें क्या बोलना है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। सुजाता जी आराम से सुजाता जी। कब होगा देवस्थानम बोर्ड बंद कब होगा ये बताइए कि सुजाता जी आराम से सुन लीजिए सीमा डोरा जी क्या कह रही है। गलियारी बुलाने की हिमाकत कैसे करी भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने इस बात को उठने कैसे दिया? महिलाओं का अपमान आपकी पार्टी ने किया, तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या बोलना? आप अपनी बात को करिए। सुजाता जी आराम से भी आप इस बात को कह सकती हैं। सुन लीजिए सीमा डोरा जी क्या कह रही है। चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सुजाता जी। वोटर्स की चिंता आपको सिर्फ नोट खसोटने की चिंता है, किस तरीके से लूट लो, जैसे आपके पहले बेचारे बौखलाए डर रहे हैं कि अब जाने वाली है सरकार। बेचारी प्रवक्ता बौखलाई हुई भाजपा की, डरती है भाजपा की प्रवक्ता की कि सरकार जाने वाली है। जब ये विपक्ष में थे तो ये राजनीति करते थे, परंतु हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज हम विपक्ष में हैं, ये लोगों की काम नहीं करेंगे। अरे केदारनाथ के 3 पुरोहितों का अपमान करने वाली भाजपा, बेशर्म भाजपा, केवल हमारे सुजाता जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सीमा जी से तमाम सवालों के जवाब भी लेने। सुजाता जी पंचा पुरोहितों को बताती है कि वो चंद लोग हैं। आज हमारे हक हकूमतदारी पंडा पुरोहित इनके सामने खड़े हैं और ये बता रहे हैं। सुन लीजिए सुजाता जी, ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीमा जी से तमाम सवालों के जवाब भी लेने। सीमा जी सबसे पहले तो आप देवस्थानम बोर्ड को लेकर आपने यहाँ पर हमारे जो पुरोहित साहब है उनको भी सुन लिया है, उस पर जवाब दे दीजिए। सीमा जी जवाब दीजिए। जी, जैसे कि हमने बात करी, इन्होंने भी कहा कि 30 नवंबर तक का समय मांगा है, तो बिल्कुल सरकार इनको बुलाएगी और इनसे बात करेगी। लेकिन मेरा ये पर्सनल इनसे रिक्वेस्ट है कि
कि आप लोग भी एक यस और नो की पॉलिटिक्स करके मत चलेगा, आप बीच का रास्ता अपनाइए जो सरकार को भी सुलभ लगे और आपको भी सुलभ लगे, और हमारे जो पर्यटक आते हैं और हम उसको भी बढ़ावा मिले। दोनों तरफ से जो भी बात होगी, बातचीत के जरिए बड़े से बड़े मुद्दे सुलझ जाते हैं। लड़ाई से कुछ नहीं सुलझता, लेकिन बातचीत से बहुत कुछ हो जाता है। तो मेरी ये भी इनसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इतना रिजिड ना होकर अगर आप बातचीत के मुद्दे को यानी कि बीच का रास्ता अपनाएंगे तो हर बात का सोल्यूशन मिलेगा। और इनकी हम तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने हमारे चारों धामों को बड़े अच्छे से सहेज के रखा और आज पूरे विश्व में हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, पंडा पुरोहित हमारे धाम नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन अभी आपने यहाँ पर राजेश सेमवाल जी को सुना, वो साफ कह रहे हैं कि वो नाराज है, तो कम से कम आप इस बात को मानिए। तो देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि उनसे बातचीत चल रही, कोई ऐसी बात नहीं कि वो आके प्रधानमंत्री जी के सामने कोई विरोध कर देते, लेकिन हाँ उनसे बातचीत चल रही है और 30 नवंबर तक अगर उन्होंने कहा है तो बिल्कुल बातचीत होगी और आगे जो भी होगा आपके सामने आई जाएगा। जो भी हमारे जो हाई अथॉरिटीज जो भी इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, डेफिनेटली दे विल गेट द सोल्यूशन। ठीक है, सुजाता जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा है कि पंडा पुरोहितों से बातचीत चल रही है सरकार की, तो मुझे ये बताइए, अभी तो सीमा डोरा जी बहुत सारी बातें बता रही थी सेमवाल जी को, आपके दर्शकों को भी, कि आप लोग बीच का रास्ता अपनाइए। आप उन पर जबरदस्ती क्यों करिए? आपने अपनी सोच को अपने तक रखना चाहिए ना। दूसरा क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपकी दखल ये कौन होते हैं बताने के लिए? आपकी दखल अंदाजी कर रही है हमारा, हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। वी आर नॉट फोर्सिंग देम, वी आर नॉट फोर्सिंग देम। यू आर बेचारी, मुझे तो जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, राजेश जी कुछ कह रहे हैं, राजेश जी को सुन लेते हैं। सुजाता जी सुन लीजिए, ठीक है, राजेश जी बताएंगे। राजेश जी बताइए। हाथ में रहिए, हाथ में रहिए, अपने हाथ में रहो। आप नहीं बताएंगी क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। अरे यू डोंट हैव एनी ब्रेन, यू डोंट नो हाउ टू डू। सुजाता जी कुछ है नहीं, रुक जाइए, कुर्सियों पे बैठने की आदत है। सुजाता जी रुक जाइए, सुन लीजिए राजेश जी क्या कह रहे हैं। राजेश जी का भी सुनना उतना ही जरूरी है। राजेश जी जवाब दीजिए जरा, क्या आप सीमा डोरा जी की बात से सहमत है और सुजाता जी की बात से भी? आपकी आवाज ज्यादा बुलंद है क्या, जो हमें बोलना नहीं आता? सीमा जी रुक जाइए, सुन लीजिए राजेश जी। बिल्कुल है, देश को आजाद हमने कराया, पंडा पुरोहितों को आपसे आजाद हम कराएंगे। पंडा पुरोहितों को आपसे आजाद हम कराएंगे और इसकी गारंटी देती हूँ मैं कि पंडा पुरोहित आजाद होंगे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति से। ठीक है सीमा जी, सुन लीजिए राजेश जी की भी सुन लीजिए, राजेश जी को सुनना भी उतना ही जरूरी है। सुजाता जी रुक जाइए, सुजाता जी रुक जाइए, राजेश जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? राजेश जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप? अब यहाँ पर सीमा जी को भी सुन रहे हैं और सुजाता जी को भी। देखिए, कांग्रेस ने तो कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं सीमा डोरा जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमने वार्ता के लिए नहीं कहा है। सीएम साहब ने कहा कि हम 30 तारीख तक इसको जो है खत्म करेंगे। आपने हरक सिंह रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, मदन कौशिक जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। हमने तो हमारे साथ तो 30 अक्टूबर का छलावा कर दिया आप लोगों ने, जो बोला था कि 30 अक्टूबर को जो मामला निपट जाएगा, लेकिन उसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया। ठीक है, आप 30 नवंबर तक करिए, हमें वार्ता नहीं। हमने एक लाइन कही है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, बस। हमें तीर्थ पुरोहितों को इससे किसी लेना देना नहीं, देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। आपकी सरकार भंग करेगी तो स्वागत होगा, नहीं करेगी तो फिर हमने कहा जो हमारे साथ हम उसके साथ। सीधी सी बात है, तीर्थ पुरोहितों के सीधी सी लाइन है, 2 लाइन, जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब आप लोग घुमाइए मत कि हमको जो है वार्ता करनी है, आप अड़िग मत रहिए। आपने 11 सितंबर से लेकर के 1.5 महीने में आप केवल 8 सदस्यों का जो है ना, उसमें जो कहा था कि तीर्थ पुरोहितों के 8 प्रतिनिधि होंगे, वो 1.5 महीने में तो आप उन्हीं को जो है ना उसमें नॉमिनेट कर पाए। अब 30 नवंबर तक आपने कहा है कि रिपोर्ट आएगी। ध्यानी जी के यहाँ वीरेंद्र उनियाल जी सचिव हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे वार्ता करेंगे। 2 महीने से ऊपर समय हो गया, वो वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। इधर से दूसरा कहता है कि हम वार्ता करेंगे, अभी तक वार्ता नहीं हो पा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि पार्टी करना क्या चाह रही है, इनकी नीति क्या है। अगर आपको वापस लेना है तो आप शीघ्र वापस ले लीजिए, नहीं लेना तो बता दीजिए, हमारे पास हथियार है, उससे कोई वो नहीं है। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है।
आपको मालूम है मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुब्रमण्यम स्वामी जी खड़े हैं, हमारे CS वैद्यनाथन जी खड़े हैं, हमें तो कहीं भी पीछे नहीं है। हाईकोर्ट में हम आधा से ज्यादा जीते हुए हैं, आप वैसे भी गंगोत्री आ नहीं सकते। उसमें लिखा है कि आप सेकुलर एक्टिविटीज करेंगे, केवल आप सेकुलर एक्टिविटीज करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो होंगी। अगर आपकी सरकार, आप अपनी सरकार में मंत्री जी को बताइए, मुख्यमंत्री जी को बताइए, और जो आपके सतपाल महाराज जी हैं, सतपाल महाराज जी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उस सबसे ज्यादा उन्हीं का देवस्थानम बोर्ड को लागू करने का जो मंशा है, उनका पता नहीं क्या ईगो है और वो क्या करना चाहते हैं। अब उनका हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, हो सकता है केदारनाथ बद्रीनाथ में भी बहुत बड़ा आश्रम बनाने की चक्कर होंगे, ऐसे में तो बनेगा नहीं, देवस्थानम बोर्ड की आड़ में कुछ बना ले। अब उनकी क्या मंशा है स्पष्ट नहीं हो पा रही बात। तो मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि 30 नवंबर तक को माननीय हरक सिंह जी ने जो कसम खाई है भगवान केदारनाथ जी की, और मुख्यमंत्री जी वहीं पर थे, अन्य लोग भी थे, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको खत्म कीजिए। चलिए अमरिंदर जी, यहाँ पर ये जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात है, ये एक मुद्दा, और दूसरा अगर हम बात करें देवस्थानम बोर्ड को लेकर, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कांग्रेस की तरफ से जो बात कही गई और जो भाजपा की तरफ से बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है, इसको लेकर सबसे पहले तो क्या कहना है, और ये जो 40% महिलाओं के लिए टिकट देने की बात कही जा रही है, इसको लेकर भी क्या कहना है? कि निश्चित तौर पर 40% नहीं बल्कि 50% भी महिलाओं को अगर टिकट दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में पंचायतों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, और अभी आप जिला पंचायतों में अगर झांकेंगे आप देखेंगे कि जिला पंचायत उत्तराखंड की 13 जिला पंचायतों में 12 जिला पंचायत की अध्यक्ष महिला हैं, वो सामान्य सीट पर जीत करके आई हैं, अपना उन्होंने अपना हुनर दिखाया और अपने काबिलियत के बलबूते पर वहां पहुंची है। महिलाओं में क्षमताएं हैं, वो वहां पर पहुंच सकती है, लेकिन जैसे कांग्रेस ने कहा, मैं इसका स्वागत करता हूं, पर उनको न केवल कहने होगा बल्कि करना पड़ेगा। आप 40% अगर आपकी शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि वो 40% को टिकट देना चाहते हैं तो रोका किसने है? आप 40% महिलाओं को दीजिए, और ये जो अभी जो चुनाव उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक नहीं होगा अमरिंदर जी, ये तो बताइए। नहीं, हम कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन कहने से नहीं होगा ना मैडम, करने से होगा। अगर ये 40% महिलाओं को टिकट दे देंगे तो हम भी उनके इस मास्टर स्ट्रोक के साथ होंगे, पर ये दे तो सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा ना मैम। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये भी बता दिया कि पंचायतों में उत्तराखंड की 13 जिलों में 12 पंचायत की अध्यक्ष महिलाएं हैं, वो सामान्य सीट पर भी जीत करके आई है, उनमें क्षमताएं हैं। तो यदि वो सामान्य सीट पर भी जीत के आ रही है और कांग्रेस उनको टिकट देती है ऐसी महिलाओं को, तो ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन देना होगा। सिर्फ बोलने से हम स्वागत, सिर्फ ये बोल देंगे उससे स्वागत नहीं होगा। सुजाता जी, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने रोजगार गारंटी योजना को लेकर के कहा, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। हम कोई दलित के घर पर भोजन या कुछ महिलाओं के साथ टिकट देने की बात, इस तरीके के कोई मुद्दे नहीं है, बल्कि स्पष्ट है कि हमको रोजगार देने के नाम पर हम लोगों के बीच में हैं, हम बिजली पर अधिकार देने को लेकर के लोगों के बीच में हैं, हम जो इस उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल है उनको लेकर के हम उत्तराखंड की जनता के बीच में, और उत्तराखंड की जनता में ये संदेश साफ है कि इस समय आम आदमी पार्टी काम की राजनीति कर रही है, और उत्तराखंड का आम आदमी जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक है। सुजाता जी, जिस तरीके से अभी आप यहाँ पर अमरिंदर जी को सुन रही हैं, कल मैंने अजय कोठियाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि महिलाओं का समर्थन वो भी मांग रहे हैं, और उनको बड़ी खुशी थी कि उनकी जनसभा में महिलाओं की बहुत संख्या थी। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि महिलाएं जो हैं वो उनके समर्थन में हैं, और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे खुश नजर आ रही हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हर पार्टी महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं को एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट समझे पॉलिटिकल स्ट्रीम में। लेकिन होता यह है कि पॉलिटिकली आप देखेंगे कि नेता जो है वो ये सोचते हैं, जो पुरुष नेता होते हैं वो सोचते हैं कि महिलाएं जो हैं वो वोट देकर अपनी जो फोर्स है उतने तक सीमित रह जाए। ये देखिए, किसी भी सोसाइटी को आप देखें तो ये महिलाओं की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर पार्टी को अपनी पार्टी की महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि अगर वे सशक्त
समाज बनाना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल स्पेस देने की जरूरत है ताकि वे विधानसभा, संसद यहां तक पहुंच सके। और मुझे ये लगता है कि केवल ये कह देना कि भाई महिलाएं बहुत सारी हैं, उनका वोट हमें मिले, और मैं इसमें कांग्रेस पार्टी की भी बात कर रही हूँ कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, उन्हें जरूरत है ये समझना कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप सरकार में आ गए तो महिलाओं को इस ट्राइब्यूनल में भेज देंगे या एक कोई राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे, वो काफी नहीं है। महिलाओं को वो स्पेस चाहिए जिस स्पेस में वो लोगों के साथ जुड़े उसी प्रकार से जिस तरह से कोई भी विधायक चुनता है। और जब तक आप टिकट नहीं देंगे तब तक महिलाएं अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाएंगी। इसलिए इस लड़ाई में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में इतना बड़ा कंपोनेंट इस पार्ट को रखा है कि महिलाओं को जो टिकट देने की मांग उठी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसको आपने उठाया है। लेकिन अगर मैंने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो 40% जो देने की बात कही गई थी टिकट, वो काफी काबिल तारीफ था और उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है। लेकिन अब ये कैसे होगा उत्तराखंड में, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का
और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बदलेगी सोच तो मिलेगा वोट। 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी कर ली है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे सीमा जी का रुख करते हैं और सीमा जी से जानते हैं कि सीमा जी 40% टिकट वाली बात पर अभी तक आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा आबादी महिलाओं की है, ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर कांग्रेस ऐसा कर पाती है, सफल होती है, अगर 40% जो बात कही जा रही है वो जमीनी हकीकत में देखने को मिलता है, तो आपको नहीं लगता जो आपका 60 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाएगा? पहले भी लोकसभा में 17वीं लोकसभा में महिलाओं को बहुत टिकट दी है। लगभग 78 महिलाएं जीत के आई थी और 6 महिलाएं कैबिनेट में गई। तो 3 कैबिनेट में और 3 राज्य मंत्री बनी। मंत्री स्थल में भी हमने उनको देखिए, आप सीतारमण जी को देख लीजिए, निर्मला सीतारमण जी को इतना वित्त और डिफेंस जैसी उनको दी है। तो आप हम महिलाओं को तो हमने हमेशा सम्मान किया है ना। लेकिन जो कांग्रेस ने कहा 40%, तो इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है। अगर ये 40% पे अड़े रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसका स्वागत करते हैं। और यस, महिलाएं जब 50% महिलाएं हैं हमारे देश में, आधी पूरी आबादी होने पे तो मिलना ही चाहिए उनको हक, हर जगह उनको मिलना चाहिए। तो 40% में हम तो खुश है कि ठीक है महिलाएं मांग रही है। बाकी जो होता है वो हाई पावर्स का जो भी सोचेंगे उनका निर्णय सही होता है। लेकिन हाँ, महिलाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी, जैसे उन्होंने कहा 7 जिलों में लगभग ज्यादा ही महिलाएं हैं। और उत्तर प्रदेश में पहाड़ों में महिला ही ऐसी होती है जो पूरे घर को चला देती है। महिला बहुत सशक्त यहाँ मानी गई है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, सॉरी, पहाड़ों में महिलाएं बहुत सशक्त हैं। तो महिलाओं को अगर हम देंगे पहाड़ों में से टिकट तो महिलाएं बहुत जीत के आगे आएंगी। और पंचायत में भी हमने पहले महिलाओं को दिया ही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता पार्टी भी आगे, भारतीय जनता पार्टी भी आगे महिलाओं को टिकट देगी और जीत के आगे भी आएंगी। और महिलाएं हमेशा सक्षम रही और महिलाएं, मेरे को जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों से भी ज्यादा सक्षम है, बहुत कुछ कर सकती है। हमने हमेशा घर भी संभाला और देश भी संभाला और बाहर भी संभाला, बच्चे भी संभाले। तो महिलाओं के लिए स्वागत उनका भी करती हूँ और मैं ये बात कहती हूँ अपने लोगों को भी कि ठीक है, हमको भी देनी चाहिए ऐसे टिकट। ठीक है सुजाता जी, कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, कथनी और करनी में फर्क कैसे हो गया? आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के ही तो नेता थे हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने पंचायत में रिजर्वेशन दिया। 2008 में उत्तराखंड की सरकार में 50% पंचायत में रिजर्वेशन हुआ। मतलब इस बात को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल क्लास है वो पहचानती भी है कि महिला शक्ति है और महिला शक्ति की वजह से ये राज्य भी बना है। तो कथनी और करनी में अंतर सिर्फ इतना है कि महिलाओं को आगे आके टिकट मांगने की जरूरत है। अपने अपने क्षेत्रों में वो कार्य करती हैं, मगर वो दिखती उतना नहीं है जितना कि जो पुरुष नेता हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल क्लास जो है, अगर महिलाओं को वो स्थान देना चाहेगी तो हर पार्टी में, अगर आप शीर्ष जगह पे देखें, हमारी तो जो अध्यक्षा हैं वो सोनिया गांधी जी हैं, मगर अगर आप ज्यादातर पार्टियों को देखेंगे तो महिला अध्यक्ष या जो मेन बॉडी है वहां पे कितनी महिलाएं हैं उस पर निर्भर करेगा कि टिकट किसको कितना मिलेगा। अभी क्या होगा कि जो पुरुष है वो डिसाइड करेंगे कि कितनी महिलाओं को टिकट देना है। यहां पे आ जाती है प्रॉब्लम। तो जहां से शुरुआत होनी चाहिए वहां पे जो भी बॉडी होगी जो डिसाइड करेगी कि किसको कितने टिकट मिलने चाहिए, हर पार्टी में वहां पे महिलाएं ज्यादा होनी चाहिए। हमारी पार्टी में जो 40% है वो भी मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी जी ने 50% की बात रखी थी, मगर 40% पर सहमति बनी अभी
लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले समय में वो 50% भी होगा। उत्तराखंड में भी आपने देखा है कि आवाजें उठी रही हैं। इस बात को मैं बहुत पहले से इस बात को मानती हूँ और कहती रही हूँ कि हमारे राज्य ठीक है सुजाता जी, अभी फिलहाल तो ये बिल्कुल देखना होगा कि आगे अभी उत्तराखंड की राजनीति में क्या कुछ करवटें बदलती हैं। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, बदलेगी सोच तो मिलेगा वोट। चूंकि कांग्रेस की तरफ में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भी अब इसकी मांग जोरों पर है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त और बनाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि 2022 में किसके सर पर सजेगा ताज। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।